हेलो एवरीवन, दिस इज साजिद बेदी। तो आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट के बारे में। ठीक है, तो पहले तो हमने किया था कि हाउ टू एक्सपैंड डिटर्मिनेंट। ठीक है, कि डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड कैसे करना है। तो हमने किया हुआ है कि कैसे उसके साइंस चेंज करने हैं, प्लस माइनस, किस रो के अकॉर्डिंग, किस कॉलम के अकॉर्डिंग, क्योंकि हम किसी भी रो और किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि हाउ टू एक्सपैंड डिटर्मिनेंट बाय यूजिंग इट्स प्रॉपर्टीज़, कि किसी डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए उसके लिए प्रॉपर्टीज़ बनाई गई हैं। वो प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके हम किसी डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। और फर्स्ट प्रॉपर्टी हम स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेंट की, जो क्या है, बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी। इफ ईच एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम of a determinant is 0, then value of determinant is 0। अगर आपके पास डिटर्मिनेंट a है, ठीक है, या डिटर्मिनेंट को हम डिनोट कर लेते हैं डेल्टा से। अगर डिटर्मिनेंट है हमारे पास डेल्टा, तो हमारे पास क्या है कि डिटर्मिनेंट की किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो हों तो डिटर्मिनेंट क्या बन जाएगा, जीरो। उसका आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। दैट इज कि अगर मैं ये एग्जांपल 0 0 1 2 3 2 1 4, तो इसका आंसर क्या होगा, जीरो। क्योंकि अगर मैं एक्सपेंड करूंगा इस रो के, इस कॉलम के अकॉर्डिंग, अगर मैं एक्सपेंड कर दूं, हम डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने के लिए ज़्यादातर वही रो सेलेक्ट करते हैं, वही कॉलम सेलेक्ट करते हैं जिसमें ज़्यादा जीरोस हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर जीरोस नहीं मिलती तो हम उनको जीरोस बना भी सकते हैं बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज। तो हम आज वो ही करेंगे सारा कुछ। बट पहली प्रॉपर्टी क्या है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट में कोई रो और यहाँ कोई कॉलम के सारे एलिमेंट किसी एक रो या किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट क्या बन जाए, जीरो, तो हमारे पास क्या रहेगा, डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। क्योंकि अगर मैं एक्सपेंड करूं तो क्या रहेगा, जीरो मल्टीप्लाई समथिंग जो भी आएगा तो भी बन जाएगा जीरो, जीरो मल्टीप्लाई समथिंग जो भी आएगा जीरो, जीरो प्लस माइनस प्लस। आपको मालूम है हमने कैसे साइन लैंग्वेज यूज करनी है डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करने के लिए। दैट्स वाई मैं आपको दोबारा भी थोड़ा थोड़ा बताता जा रहा हूँ कि कैसे हमें एक्सपेंड करना है। अब जीरो के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, कुछ भी उसके सामने वाला छोड़ दूंगा तो कुछ भी आ रहा है, जीरो ही होगा। जीरो के साथ मल्टीप्लाई समथिंग तो जीरो ही है, तो माइनस जीरो उसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा जीरो, तो जीरो, फिर क्या रहेगा, जीरो, तो वैल्यू क्या बन जाएगी, जीरो। दैट्स वाई ये पहली प्रॉपर्टी कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ द रो और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट इज जीरो, देन वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज जीरो। अब बढ़ते हैं दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ। सेकंड प्रॉपर्टी हमारी डिटरमिनेंट की, तो सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होगी कि अगर देखिए कि वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज नॉट चेंज बाय चेंजिंग रोज इनटू कॉलम एंड कॉलम इनटू रोज, कि इफ we change rows into columns and columns into rows, then value of determinant is not changed। अगर मैं किसी डिटरमिनेंट को सॉल्व करूं और क्या करूं, बाद में उसकी रोज और कॉलम को इंटरचेंज या चेंज कर दूं, कि कॉलम को रोज बना दूं और रोज को कॉलम, दैट मींस क्या हो जाता है उसका ट्रांसपोज। ये कॉलम को रोज बना देना और रोज को कॉलम बना देना, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू फिर भी क्या रहेगी, सेम ही। उसका आंसर फिर भी क्या आएगा, सेम। remains unchanged if the rows in the column are interchanged। अब एग्जांपल लेके कंसीडर करते हैं कि एग्जांपल क्या है कि इफ अब डेल्टा हमारे पास, डेल्टा अगर मैं कंसीडर कर लूं कि ये हमारे पास है 2 - 3 5 6 0 4
1 5 माइनस 7। तो अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो सॉल्व करूंगा मैं इसको अपने फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग चाहे सॉल्व करो चाहे फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग सॉल्व करो, ठीक है। वो आपकी मर्जी कि जैसे मर्जी सॉल्व कर लो कि आंसर क्या आना चाहिए हमारा एक। आपको मालूम है ना डिटर्मिनेंट क्या होता है? डिटर्मिनेंट इज अ यूनिक वैल्यू एसोसिएटेड विद अ मैट्रिक्स। अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना हो तो डिटर्मिनेंट क्या है कि मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बना लो और उसको सॉल्व करो, तो ये क्या होती है? एक यूनिक वैल्यू, एक सिंगल वैल्यू आ जाती है हमारे पास। तो वैसे ही हम सॉल्व करेंगे इसको। फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग अगर मैं सॉल्व कर दूं तो क्या आएगा? 2 सामने वाले छोड़ देंगे 0 माइनस 20 और माइनस ऑफ माइनस 3, क्योंकि प्लस माइनस प्लस माइनस ऑफ माइनस 3, ठीक है। तो उसके सामने वाले छोड़ दूंगा तो क्या आएगा? 6 7 द माइनस 42, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 42 और माइनस 4 और प्लस 5 और उसके सामने 6 5 द 30 माइनस 0। तो ये इसको सॉल्व करूंगा तो हमारे पास ये बच जाएगा, देखिए 2 मल्टीप्लाई माइनस 20, ठीक है, प्लस 3 मल्टीप्लाई माइनस 46 प्लस 5 मल्टीप्लाई 30 माइनस 40 और 46 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 138 पर माइनस का, ठीक है, और प्लस 150, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करूंगा तो देखिए सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा ए माइनस 178 प्लस 150 इक्वल्स टू माइनस 20, ये है। अब मैं क्या करूंगा कि इसकी रोज और कॉलम को क्या कर दूंगा? चेंज कर दूंगा। दैट मीन्स जो रोज है वो कॉलम बना दूंगा, जो कॉलम्स हैं वो क्या बना दूंगा? रोज, ठीक है। तो हमारे पास एक और नया डिटर्मिनेंट बन गया। तो अब देखते हैं क्या उसकी वैल्यू सेम बनती है, तो हमारी प्रॉपर्टी प्रूव हो जाएगी, ठीक है। तो अब क्या करूंगा कि बाय इंटरचेंजिंग, जहां बाय चेंजिंग, यहाँ बाय चेंजिंग rows into column and columns into rows, तो हमारे पास नया डिटर्मिनेंट बन जाएगा। डेल्टा 1 कंसीडर कर लिया मैंने डिटर्मिनेंट को, अब ये तो डेल्टा था, तो अब मैं जो कॉलम था वो उसको बनाऊंगा रो। अब इसको एक्सपेंड करो, अब इसको एक्सपेंड करूंगा तो हमारा आंसर सेम आना चाहिए। अगर सेम आ गया तो प्रॉपर्टी ट्रू है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग एक्सपेंड कर लेंगे। तो एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा? देखिए अब यहाँ पे कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करो चाहे रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करना है तो करो, ठीक है। तो क्या आएगा? 2, तो 2 सामने छोड़ दूंगा तो 0 माइनस 20, ठीक है, माइनस 6 तो सामने छोड़ दूंगा 21 और माइनस 25, ठीक है। तो उसके साथ प्लस 1 सामने छोड़ दूंगा माइनस 12 और माइनस 0 50। तो ये हमारे पास क्या आ गया वैल्यू? 2 मल्टीप्लाई माइनस 20 माइनस 6 मल्टीप्लाई माइनस 4, ठीक है। तो ये हमारे पास अभी एक बार चेक कर लो, 2 और माइनस 6 के सामने छोड़ दिए और 7 3 का 30 21 3 7 का 21 प्लस का और माइनस 5 का 25 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो उसके बाद ये हमारे पास बन जाएगा ये जो हमारी वैल्यू बनी -20, ठीक है। तो ये बन गया और 1 के साथ 3 4 12 माइनस 0, तो क्या बन गया हमारे पास? -12। तो ये आ गया हमारे पास, देखिए -40 प्लस 24 माइनस 12, ठीक है। अब ये देखिए 24 माइनस 12 कितना आ गया? 12, तो क्या आ गया? -20। चेक कर लीजिए ये वैल्यू हमारे पास सेम आ गई। डेल्टा और डेल्टा 1 क्या आ गया? सेम। देखो डेल्टा इक्वल्स टू क्या आ गया? डेल्टा 1 की। तो ये हमारी प्रॉपर्टी होगी कि अगर हम
किसी डिटर्मिनेंट में रोज और कॉलम को चेंज कर दें कि जहाँ पे जो रोज थी उनको कॉलम बना दें या कॉलम थी उनको रोज बना दें, तो क्या हो जाएगा हमारा डिटर्मिनेंट की वैल्यू तब भी सेम ही रहेगी। ये हमारी होगी सेकंड प्रॉपर्टी। अब हम आगे नेक्स्ट करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ, ठीक है। तो थर्ड प्रॉपर्टी हमारी क्या होगी? थर्ड प्रॉपर्टी है कि देखिए ये तो हो गया कि रोज को कॉलम और कॉलम को रोज बना दिया, ठीक है। तो ये थी ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी। अब थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। थर्ड क्या है हमारी कि इफ वी इंटरचेंज two adjacent rows or columns, two adjacent rows ही लिखते हैं अभी, rows, then sign of the determinant change, then sign of determinant is changed but value, numerical value remains same, but numerical value जो है वो क्या सेम ही रहेगी, ठीक है। तो अब हम इस प्रॉपर्टी को भी आपको प्रूव करके बता देते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये प्रॉपर्टी का मतलब है कि इफ वी इंटरचेंज टू एडजेसेंट, एडजेसेंट का मतलब क्या होता है? जो साथ साथ वाली होती है, ठीक है, नियर वाली, ठीक है, कि फर्स्ट और सेकंड या सेकंड और थर्ड, ये नहीं कि फर्स्ट और थर्ड हो जाए, बस क्या होगा फर्स्ट और सेकंड या सेकंड और थर्ड ऐसे, ठीक है। तो फर्स्ट के साथ में सेकंड है और सेकंड के साथ में क्या है थर्ड, तो इंटरचेंज करेंगे तो फर्स्ट को सेकंड के साथ या सेकंड को फर्स्ट के साथ या सेकंड को थर्ड के साथ, थर्ड को सेकंड के साथ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंटरचेंजिंग का पोर्शन, ठीक है। तो क्या होता है कि इफ वी इंटरचेंज टू एडजेसेंट रोज देन साइन ऑफ द डिटरमिनेंट इज चेंज्ड बट न्यूमेरिकल वैल्यू रिमेंस सेम। इसका मतलब क्या है कि अगर ये डेल्टा है, डेल्टा लिखा हो 1 2 3 1 4 1 2 1 2, ठीक है। तो ये डेल्टा 1 को अगर मैं लिख दूं, इंटरचेंज कर दूं पहली रो को, क्या कर दूं मैं R1 इंटरचेंज R2, R1 इंटरचेंज R2 अप्लाई कर दूं R1 इंटरचेंज R2, तो क्या हो जाएगा जो हमारा जो डिटर्मिनेंट है, तो क्या होगा 1 4 1 1 2 3 2 1 2 ये बन जाएगा। बट इसके आगे क्या आ जाएगा माइनस, क्या लग जाएगा माइनस। तो हमारा क्या होगा कि अगर इसका आंसर आ जाता है 10 तो इसका आंसर क्या आएगा -10, बस इतना होगा, ठीक है। दैट मीन्स इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली अगर हम कहीं भी ये प्रॉपर्टी यूज करते हैं डिटर्मिनेंट में, क्या करेंगे कि अगर हम कोई भी दो रोज एडजेसेंट रोज, जैसे कि इन दोनों को मैंने इंटरचेंज कर दिया, अगर मैं इंटरचेंज कर दूं क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, तो क्या आ जाएगी वैल्यू -10। अगर इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू रख दिया 10 तो इसकी क्या वैल्यू रहेगी -10। अब मैं आगे इसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर मैं दोबारा इंटरचेंज कर दूं फिर से, अगर मैं अब ये तो R1 इंटरचेंज R2 हो गया, अब ये R1 R2 R3 हो गई, ठीक है। तो अगर मैं इंटरचेंज कर दूं कि R2 इंटरचेंज R3 या R1 इंटरचेंज R2 दोबारा कर दूं, अगर R1 इंटरचेंज R2 कर दूंगा तो दोबारा क्या आएगा एक माइनस का साइन। दैट मीन्स कि जितनी बार आप इंटरचेंज करोगे किसी दो रोज को तो आपको एक बार माइनस लगाना पड़ेगा उसके आगे, जितनी बार इंटरचेंज करोगे उतनी बार माइनस लगाना पड़ेगा। अब अगर मैं देखिए अगर मैं इसको इंटरचेंज दोबारा कर दूं R1 इंटरचेंज R2 कर दूं तो फिर क्या आ जाएगा माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो हमारे पास डेल्टा की वैल्यू क्या रहेगी, डेल्टा की वैल्यू 1 2 3 1 4 1
2 1 2, ठीक है। तो हमारे पास दोबारा क्योंकि माइनस तो पहले लगा, एक बार फिर से माइनस ऐड कर दिया तो क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस। तो इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि जितनी बार आप इंटरचेंज करोगे, कि अगर इंटरचेंज का ऑपरेशन लगाया आपने, जैसे मैट्रिक्स में लगाते हैं, अगर इंटरचेंज का ऑपरेशन लगाया आपने तो क्या करना पड़ेगा, जितनी बार जितनी रोज को इंटरचेंज करोगे तो उतनी बार आपको, अगर एक बार ऑपरेशन लगाओगे तो एक बार माइनस लगाना पड़ेगा, दूसरी बार लगाओगे तो दूसरी बार फिर से माइनस लगाना पड़ेगा, अगर फिर भी इंटरचेंज करते हो तो फिर एक माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो जितने ऑपरेशन इंटरचेंज के लगाओगे, बट क्या होना चाहिए कि एडजेसेंट रोज। अच्छा, और यही प्रॉपर्टी कॉलम्स के लिए भी है। अब तो ये लिखा इफ वी इंटरचेंज टू एडजेसेंट रोज, मैंने साथ में इसलिए नहीं लिखा कि आपको ये ना लगे कि रोज को कॉलम के साथ इंटरचेंज करना है, ठीक है, ये नहीं करना। वो प्रॉपर्टी थी लास्ट वाली, सेकंड प्रॉपर्टी में वो कर चुके हैं कि क्या करेंगे उसमें इंटरचेंज का मतलब क्या है कि हम जो रोज है उसको बना देंगे कॉलम, और जो कॉलम है उसको बना देंगे रोज। वो हो जाएगा चेंजिंग करना, कि रोज इनटू कॉलम और कॉलम इनटू रोज, ठीक है, वो ट्रांसपोज फॉर्म की तरह, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, इंटरचेंज कर रहे हो कि अदला बदली, क्या मतलब कि जहाँ जो पोजीशन R1 की थी वो क्या हो गई R2 की, जो R2 थी वो क्या हो गई R1 की। तो जब ऐसी प्रॉपर्टी अब हम अप्लाई करेंगे किसी भी क्वेश्चन में तो क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे। एक बार लगा दिया तो माइनस, दूसरी बार फिर से लगा दिया तो माइनस, फिर से लगाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसका क्या है, तो ऐसे ही ये तो रोज के लिए। तो अगर मैं कॉलम की बात करूं कि अगर हम दो कॉलम्स को इंटरचेंज करेंगे तो भी, अगर मैं लिख दूं कॉलम 1 इंटरचेंज कॉलम 2, तो हमारे पास ये साइन चेंज होगा, माइनस फिर भी आएगा। जो प्रॉपर्टी रोज के लिए वो कॉलम के लिए, ठीक है। तो ये थी हमारी थर्ड प्रॉपर्टी, ठीक है, कि वी कैन इंटरचेंज रोज टू रोज या वी कैन इंटरचेंज टू कॉलम्स, बट जब हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू वो क्या रहेगी सेम, बट हमारा साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये हमारी हो गई थर्ड प्रॉपर्टी। तो अब हम फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास कि if we have two rows or two columns as identical, property number 4, if two rows are identical, identical मतलब सेम, ठीक है, then value of determinant is 0। एग्जाम्पल के लिए कि अगर डेटा 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 1 4 1 ऐसा हो तो क्या देखिए R1 और R2 क्या है, आइडेंटिकल है, सेम है, तो वैल्यू डिटरमिनेंट क्या होगी, 0, ठीक है। तो ये क्या होगी हमारी वैल्यू 0 होगी। ये बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी है कि इफ टू रोज आर आइडेंटिकल, ऐसे ही कॉलम के लिए भी है, ठीक है। अगर दो कॉलम भी आइडेंटिकल होंगे, चाहे ये तो हमारे R1 R2 हो गया, अगर ऐसा भी होता कोई दो, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा कि कोई भी दो रोज अगर सेम है, आइडेंटिकल है, 1 2 3 1 2 3, तो क्या होगा, तो क्या होगा कि उसकी वैल्यू क्या आएगी, डिटरमिनेंट की वैल्यू 0, डायरेक्टली हम 0 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हम कॉलम के लिए भी यही प्रॉपर्टी करेंगे अप्लाई कि 1 2 3 1 2 3, तो 1 4 1 अगर ऐसा भी हो तभी डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0, ठीक है। तो ये 0 क्यों, देखिए ये दोनों आइडेंटिकल सेम रोज हैं, और अगर मैं एक रो को दूसरी रो से माइनस कर दूं, ठीक है, एक रो को दूसरी रो से माइनस कर दूं तो हमारे पास क्या है, अगर मैं ऑपरेशन लगा दिया, अगर सपोज अगर मैं लगा दूं कि R1 ऑपरेशन लगा दे R1 माइनस R2
अगर ये लगा दूँ, ठीक है, तो क्या रहेगा, R1 की बजाय R1 माइनस R2 लगा दूँ तो क्या रहेगा, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 3 0, तो ये क्या बन गया 0 0 0। तो हमें मालूम है अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी वन क्या है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट में कोई पूरी की पूरी रो या पूरा का पूरा कॉलम 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू क्या बन जाती है 0। तो ये हमारी एक बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी थी कि कोई रोज या कोई दो कॉलम आइडेंटिकल हो, बस देखना क्या है कि अगर रोज आइडेंटिकल हो तो रोज ही, ये नहीं कि एक रो और एक कॉलम आइडेंटिकल हो जाए तो आप वैसे के वैसे 0 लिख दें, नहीं, कोई दो रोज या कोई दो कॉलम इनमें से आप डिफरेंस देखें, ठीक है। तो ये हमारी होगी प्रॉपर्टी नंबर 4। तो अब प्रॉपर्टी नंबर 5 की तरफ चलते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5 है हमारे पास कि if every element of row is multiplied by the same constant k, the value of determinant is multiplied by the constant k, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है कि if every element of a row is multiplied by constant k, then value of determinant is multiplied by constant k। ठीक है कि अगर किसी रो के हर एक एलिमेंट को कांस्टेंट k के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है उसको भी इसके साथ उसका आंसर क्या है, जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू इज मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट k इज आल्सो मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट k। और अब देखते हैं कि ये प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, ठीक है। देखिए कि अगर हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट गिवन है a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, तो ये थे हमारा आ गया डिटर्मिनेंट, ये आ गया हमारा डिटर्मिनेंट। अगर ठीक है, अगर मैं इसकी किसी एक रो को किसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, कांस्टेंट k के साथ, अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ ये k, ठीक है, तो जो हमारा डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू ये बनेगी k डिटर्मिनेंट k। तो जो हमारा डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू, जो हमारा न्यू डिटर्मिनेंट आएगा, पहले ये तो हमारा डिटर्मिनेंट था, ये तो हमारा, अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं k के साथ किसी रो को तो हमारा जो न्यू डिटर्मिनेंट बनेगा वो क्या रहेगा, k डिटर्मिनेंट, ठीक है, ये k डिटर्मिनेंट। अब देखिए अब हमारा जो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज में है कि डिटर्मिनेंट में क्या करते हैं हम कि अगर मल्टीप्लाई करना हो दैट मीन्स कि अगर ये हमारा डेल्टा है 1 2 3 2 3 1 1 4 2, डिटर्मिनेंट में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे किसी, अगर बाहर स्केलर से किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई किया तो हम मल्टीप्लाई करेंगे किसी एक रो के साथ, किसी एक रो के साथ। अब जो मैट्रिक्स थी हमारे पास, जो मैट्रिक्स थी, अगर हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते थे, अगर मैट्रिक्स A थी हमारे पास, ठीक है, तो अगर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते 2 ऑफ मैट्रिक्स A तो क्या होता था कि 1 2 3 2 1 4 1 1 2, तो मैट्रिक्स में जो 2 था वो मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता था, 2 4 6 4 1 8 2 2 4, ऐसा था 2 4 6 मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है। बट डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होगा। देखिए अगर ये देखिए डिटर्मिनेंट का मतलब क्या है, डिटर्मिनेंट का मतलब कि अगर ये डिटर्मिनेंट ये लिखा हुआ है
ठीक है। डिटर्मिनेंट का मतलब अगर ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिख दिया डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब इस प्रॉपर्टी की तरफ थोड़ा सा ध्यान दें। डिटर्मिनेंट अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो इसकी वैल्यू बन जाएगी क्या, इसकी वैल्यू कुछ एक यूनिक वैल्यू आ जाएगी इसकी, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ। अगर चलो ये तो हमने लिख लिया मैट्रिक्स का लिख लिया, तो मैट्रिक्स के बारे में हमें पता चल गया कि मैट्रिक्स के फॉर्म में क्या है कि मैट्रिक्स में जब मल्टीप्लाई करते हैं किसी कांस्टेंट के साथ तो मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ करते हैं, बट डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। डिटर्मिनेंट में हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट में अगर मैं इसको सॉल्व कर लिया, ये देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो क्या रहेगा 1 6 - 4 - 2 4 - 1 + 3 4 - 1 + 3 8 - 3, तो हमारे पास आ गया 2 - 2 × 3 + 3 × 5 2 - 6 + 15, तो 17 - 6 कितना आ गया 11, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 11। अब देखिए, अब अगर मैं किसी इस डिटर्मिनेंट की बात कर रहा हूँ कि ये प्रॉपर्टी हमारे पास है, जो नई वैल्यू आएगी अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा कि सपोज कि मैं इसकी पहली रो को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या वैल्यू आएगी। देखिए अगर मैं लिख दूँ 2 डाटा लिख तो दूँ तो फर्स्ट रो के साथ ही मल्टीप्लाई करूँगा, तो क्या आएगा। देखिए 2 डाटा तो फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, क्या आएगा 2 2 का 4, फर्स्ट रो के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 2 का 4 2 3 का 6 2 3 1 1 4 2, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करूँगा तो क्या रहेगा 2, ठीक है। मैंने उसको किसके साथ रो 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया 2 के साथ। जब इसका मतलब मैट्रिक्स में ये मतलब था, मैट्रिक्स में तो ये था कि 2 × मैट्रिक्स A, तो उसका मतलब क्या हो जाता था कि हम क्या करेंगे कि मैट्रिक्स A के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, बट यहाँ पे क्या है कि 2 × डिटर्मिनेंट की किसी एक रो के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। जो कांस्टेंट है, जो हमारा कांस्टेंट किसी एक रो के साथ, तो क्या आ गया, ठीक है 2 हमने फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई 2 4 6 1, ठीक है। तो सॉल्व किया तो 6 - 4 - 4 तो आ गया 4 - 1 + 6 तो 8 - 3, तो हमारे पास वैल्यू के बन गई। देखिए 2 × 6 - 4 2 -4 तो 4 - 1 3 + 6 × 5, तो हमारे पास सॉल्व किया तो मैं 2 2 का 4, अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूँ 2 2 का 4 और -2 3 का 12 + 6 5 का 30, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारे पास 30 + 4 34 - 12, ये क्या है 22, तो 22 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 11, तो ये क्या बन गया। देखिए ये हमारे पास क्या बने, अगर मैं इसको मान लूँ ये क्या हमारा न्यू डेल्टा आ गया, नया डेल्टा, अगर मैं इसको मान लूँ डेल्टा डैश, ठीक है। तो क्या आ गया डेल्टा डैश = 2, ये किसकी वैल्यू है 22, जो 22 हमारे पास है 2 × 11, तो 11 किसकी वैल्यू है हमारे पास डेल्टा की, तो क्या आ गया देखिए डेल्टा डैश = 2 × डेल्टा, तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी प्रूव हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ रो इज मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट k, अगर रो के किसी भी एलिमेंट को किसी भी रो को मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट k के साथ, k का मतलब कोई भी कांस्टेंट के साथ, तो हमारा जो नया हमारा आंसर आएगा उसमें वैल्यू जो जिसके साथ मल्टीप्लाई किया वो मल्टीपल जो डिटर्मिनेंट की ओरिजिनल वैल्यू, तो ये हमारी प्रॉपर्टी तो प्रूव हो गई। तो हमने इसमें समझा गया कि डिटर्मिनेंट में और मैट्रिक्स में अगर ये ऑपरेशन लगाना हो तो डिफरेंस क्या है कि वहाँ पे अगर 2 को मल्टीप्लाई करना मैट्रिक्स के साथ तो सारे के सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, बट यहाँ पे क्या होगा कि
किसी एक रो या किसी एक कॉलम के साथ। अब मैं इसको पूरी अच्छे से डिस्क्राइब करता हूं कि अगर हम यही हमारा डेल्टा, ठीक है, डेल्टा की वैल्यू आ गई 11। अगर मैं रो 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई, ये तो प्रॉपर्टी प्रूव हो गई, रो 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे बाहर 2 के साथ डिवाइड भी करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए अगर मैंने लिखा हुआ है 11, ठीक है, 11 कैसे तक, अगर मैं इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बनेगा 22। क्या 11 = 22 है? ये नहीं। अगर मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 के साथ मल्टीप्लाई 2 के साथ डिवाइड, तो ये 11 ही है। तो इसका मतलब है कि हमारे डिटर्मिनेंट को, हमारे जो डेल्टा को कोई मतलब उसको कोई फर्क ना पड़े, इसलिए अगर मैं डिटर्मिनेंट की किसी रो को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो बाहर 2 के साथ डिवाइड भी करूंगा। 2 के साथ अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 2 4 6 और बाहर क्या हो गया 2 के साथ डिवाइड भी हो गया। और अगर मैं फर्स्ट रो को भी 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं सपोज के लिए, ठीक है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो अगर मैं लिख दूं 1 2 3 1 1 2 1 2 2 2 1 4, अगर मैं पहली रो को मल्टीप्लाई करूं ए के साथ ए, ठीक है, तो बाहर क्या रहेगा ए के साथ डिवाइड भी करूंगा क्योंकि कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। इसको ए के साथ मल्टीप्लाई भी कर लिया पर ए के साथ डिवाइड भी कर लिया, ठीक है। तो लास्ट में जो हमारा आंसर बनेगा तो उसमें ये 1/a तो रहेगा, बट जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, जो भी वैल्यू आएगी तो उसके साथ क्या आएगा ए, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू साथ में आएगी, डिटर्मिनेंट डेल्टा, तो ए के साथ ए, तो डेल्टा वही बचता है। तो अब अच्छा, अगर मैं इसको बी के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, बी रो सेकंड को, तो यहाँ पे बी के साथ डिवाइड भी कर दूं, तो इसको सी के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे तो क्या हो गया कि मैंने फर्स्ट रो को ए के साथ मल्टीप्लाई किया, सेकंड रो को बी के साथ मल्टीप्लाई किया, थर्ड रो को सी के साथ मल्टीप्लाई किया। तो अगर मल्टीप्लाई किया तो बाहर मैं उसको डिवाइड भी कर रहा हूँ कि हमारे डिटर्मिनेंट में कोई चेंज ना आए, ठीक है। तो ये थी हमारी, इस प्रॉपर्टी को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था हमने कि कैसे यूज करना है, ठीक है। तो ये हमारी थी प्रॉपर्टी नंबर 5, ओके। और अब प्रॉपर्टी नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कहती है कि इफ टू ऑफ रोज आर डिटर्मिनेंट आर प्रोपोर्शनल देन वैल्यू इज 0। if two rows of a determinant are proportional, proportional का मतलब पता है ना, proportional, then value of determinant is 0। अगर कोई दो रोज डिटर्मिनेंट की प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल का मतलब नहीं, अब एग्जांपल के तौर पे अगर मैं डिटर्मिनेंट कंसीडर कर लूँ, देखिए मैं डिटर्मिनेंट कंसीडर कर लूँ 1 2 3, ठीक है, ये अगर 5 10 15 2 4 6, प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि जब कोई दो नंबर्स, प्रपोर्शन का मतलब कि अगर मैं प्रपोर्शनल उनका प्रपोर्शन निकालूं तो वो क्या होंगे, किसी एक ही प्रपोर्शन में, ठीक है। मतलब कि देखिए, अब देखिए 1/5 2/10 3/15 चेक कीजिए, एक ही प्रपोर्शन में 1/5, ये भी क्या जाएगा 1/5 1/5, दिस इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो ये इक्वल्स टू कैसे है, किसके हैं, के के, क्योंकि 1/5 इक्वल्स टू किसके, एक ही कांस्टेंट के इक्वल है, एक ही प्रोपोर्शनल, एक ही क्वांटिटी के इक्वल, तो ये क्या हो गया प्रोपोर्शन। तो अब देखिए, तो प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग कि ये दोनों रोज देखिए प्रोपोर्शनल कैसे, अगर मैं
कि उनकी वैल्यू सेम ही हो रही है, ठीक है, प्रोपोर्शन में है तो प्रोपोर्शन में अकॉर्डिंग टू ये, पर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 कैसे बन गई? 1 2 3, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1 × 5, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2 × 5, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 3 × 5 इस रो को, ठीक है, तो 2 4 6। तो अब मैं इस रो से क्या करूँ 5 कॉमन निकाल दूँ। अगर 5 कॉमन आ गए तो हमारे पास क्या गया 1 2 3 1 2 3 2 4 6। तो ये हमारी क्या हो गई, दो रोज क्या हो गई आइडेंटिकल हो गई, ये दो रोज क्या हो गई हमारे पास आइडेंटिकल रोज हो गई, ये दो रोज क्या हो गई हमारे पास आइडेंटिकल। तो अगर ये दोनों आइडेंटिकल हैं तो आप चेक कीजिए, ठीक है, प्रॉपर्टी हमने पहले की कि अगर दो रोज आइडेंटिकल हों तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या बन जाती है 0। तो ये क्या हमारे पास आ गया 0। प्रोपोर्शन के बारे में इन्हें बता दिया, ये दो रोज प्रोपोर्शन में। तो अब डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 कैसे आ गई कि टू रोज ऑफ डिटरमिनेंट प्रोपोर्शनल, या दो कॉलम भी हो सकते हैं प्रोपोर्शन में, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे हम 0 बना सकते हैं। तो ये हमारी होगी if two rows of a determinant are proportional then value determinant is 0। तो ये हमारा हो गया। अब एक और प्रॉपर्टी हमारी इंपॉर्टेंट है, वो भी उसको करते हैं अभी, प्रॉपर्टी नंबर 7। अच्छा, तो प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या कहती है कि if each element in any row consists of two terms, if each element in any row consists of two terms, then the determinant can be expressed as sum of two determinants. Then determinant can be expressed as sum of two determinants. तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर डिटर्मिनेंट ऐसा हो a प्लस b, a प्लस ए की बजाय चलो यही लेट कर लेते हैं a प्लस लैम्डा, b प्लस लैम्डा, c प्लस लैम्डा, ठीक है, 2 3 4 1 4 1। अगर if each element of in any row consists of two terms, अब देखिए इसकी रो का हर एक एलिमेंट जो है कि दो टर्म्स का बना हुआ है, a प्लस लैम्डा, b प्लस लैम्डा, c प्लस लैम्डा, ठीक है। लैम्डा की जगह कुछ भी हो सकता है, अगर ये मैं लिखूँ लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 भी लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, जो अलग अलग भी हो सकते हैं सेम भी हो सकते हैं। तो हम जो एक डिटरमिनेंट है उसको सम ऑफ टू डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं। जो डेल्टा 1 आ जाएगा हमारे पास वो कैसे आएगा, देखिए a21 b34 c41 प्लस डेल्टा 1 2 1 डेल्टा 2 3 4 डेल्टा 3 4 1। तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ये क्या रहेगा डेल्टा इज इक्वल्स टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। ये हमारे दो डिटरमिनेंट अलग अलग बन गए, हम दोनों को अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसी कंडीशन हो, ऐसा कोई क्वेश्चन हो जहाँ पे एक रो के कोई भी एलिमेंट दो टर्म्स के बने हो, या किसी कॉलम के कोई एलिमेंट दो टर्म्स के बने हो, तो फिर क्या हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं और उस डिटरमिनेंट को दो डिटरमिनेंट की फॉर्म में देखिए। बाकी सब कुछ तो सेम है, उसी रो के अकॉर्डिंग चलेंगे। a प्लस लैम्डा 1 b प्लस लैम्डा 2 c प्लस लैम्डा 3, तो a b c का अलग डिटरमिनेंट ना दो, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 का अलग डिटरमिनेंट ना दो। तो ये हमारी थी प्रॉपर्टी नंबर 7। तो ये थी हमारी डिटरमिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज, ठीक है।
तो इनको आप ध्यान से देखिए और अच्छे से इनको माइंड में बिठा लीजिए, ठीक है। तो इनके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने कुछ क्वेश्चंस को एग्जांपल के तौर पे कंसीडर भी किया कि कैसे कैसे के क्वेश्चन भी हो सकते हैं कि हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे थोड़े से क्वेश्चंस भी, ठीक है। तो अभी कोई सिंपल से क्वेश्चन हम कंसीडर करके देखते हैं इसके साथ ही, जो आपके लिए हेल्पफुल भी होंगे। अब देखिए प्रॉपर्टीज हमने की, तो प्रॉपर्टीज में कभी कभी क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस आ सकते हैं कि विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट, जस्ट सॉल्व द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट, ठीक है। कि विदाउट एक्सपेंडिंग, कि एक्सपेंड करने के बिना, या लिखा हो यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट solve this determinant, without expanding solve determinant। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है कि विदाउट एक्सपेंडिंग, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन हमारे पास है कि डेल्टा गिवन है 5, 7, 8, 15, 21, 24, -25, 30, 42, ठीक है। ये है हमारे पास क्वेश्चन। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को करूं तो कैसे सॉल्व करूंगा बिना एक्सपेंड किए। एक्सपेंड का मतलब पता है कि हाउ टू एक्सपेंड डिटर्मिनेंट को रो के अकॉर्डिंग या कॉलम के अकॉर्डिंग। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो देखिए कि ये क्या है 5, 7, 8 क्या प्रोपोर्शन में भी हो सकता है, या कोई दो रोज आइडेंटिकल हो सकती हैं, या कोई रोज जीरो है इसमें, ठीक है, या हम इंटरचेंज या कुछ कर सकते हैं, ठीक है। चेक कीजिए अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 15 को 3 × 5, ठीक है, इसको 3 × 7, इसको 3 × 8 लिख दूं, ठीक है। तो देखिए एंड ये लिख दिया, तो देखिए 3 में इससे इस कॉलम से 3 को कॉमन निकाल सकता हूं, 3 मैंने कॉमन निकाल दिया, क्या है 5, 7, 8। तो अब देखिए ये दोनों कॉलम क्या है आइडेंटिकल, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या बन गई 0, तो डायरेक्टली हमारा आंसर क्या आ गया 0। तो ऐसे हम विदाउट एक्सपेंडिंग बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब मैं आपको कुछ ये भी बताना चाहता हूँ कि हम डिटर्मिनेंट में रोज ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन लगा सकते हैं। वहाँ पे मैट्रिक्स में हमने जब रो ट्रांसफॉर्मेशन कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन किया था तो क्या था कि अगर रो ऑपरेशन लगाने हैं तो सिर्फ रो ही लगाने हैं, अगर कॉलम लगाने हैं तो कॉलम ही लगाने हैं। बट यहाँ पे डिटर्मिनेंट में अगर हम ऑपरेशन लगाएंगे, अगर हमने रो ऑपरेशन लगा दिया तो हम कॉलम ऑपरेशन भी लगा सकते हैं उसी क्वेश्चन में, ठीक है। ये चीज़ नोट डाउन करना, ठीक है। अगर हमने रो ऑपरेशन लगा दिया तो हम कॉलम ऑपरेशन भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो एक बात और याद रखना कि कभी भी ये ऑपरेशन नहीं लगाना, ये ऑपरेशन नहीं लगाना। क्यों? क्योंकि मैंने बोला है कि अगर R1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसको डिवाइड भी करना पड़ेगा 2 के साथ, ये बात याद रखना, ठीक है। हम अप्लाई ये कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं R1 - 2 R2, दिस टाइप ऑफ जो हमारे ऑपरेशन है ऐसे अप्लाई कर सकते हैं, ऐसे कॉलम पर भी, बट ये नहीं अप्लाई कर सकते। जैसे कॉलम 1 या कॉलम 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 4 कॉलम 2, ये नहीं, क्योंकि अगर मैं ऐसा कर दूं
तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू में चेंज आ जाएगा। वो किस लिए कि अगर मैंने 4 के साथ मल्टीप्लाई किया है, ये मैट्रिक्स नहीं है। मैट्रिक्स में क्या होता था कि 4 के साथ मल्टीप्लाई करने का मतलब कि 4 को मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, ठीक है। बट यहाँ पे ये नहीं होगा, यहाँ पे ऐसा नहीं करना। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि ऐसा ऑपरेशन नहीं लगाना। तो क्या करते हैं हम, डायरेक्टली 4 के साथ मल्टीप्लाई करने को और बाहर 4 के साथ डिवाइड भी कर देंगे, ठीक है। बट ऐसे ऑपरेशन लगा सकते हैं कि R1 माइनस 2 R2, कॉलम 1 माइनस 2 कॉलम 2, ऐसे ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, ठीक है। तो आप ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और क्वेश्चन कंसिडर करते हैं। देखिए जैसे मैं एक क्वेश्चन कंसिडर कर लेता हूँ कि डेल्टा गिवन है हमारे पास 1 1 1 A B C B plus C C plus A plus B, ठीक है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो इसके लिए अगर देखिए, अब इस क्वेश्चन में मैं ऑपरेशन लगा रहा हूँ। ऑपरेशन अगर मैं लगा रहा हूँ कि कॉलम 1 पर कॉलम 2 पे ऑपरेशन लगा दूँ मैं, कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 अगर मैं लिख रहा हूँ ऑपरेशन, तो हमारे पास डेल्टा की वैल्यू तो बनेगी 1 1 1 A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, देखिए A प्लस B प्लस C, फिर A प्लस B प्लस C, तो ये क्या है B प्लस C, C प्लस A प्लस B, ठीक है। तो अब टेकिंग कॉमन A प्लस B प्लस C फ्रॉम कॉलम 2 फ्रॉम C2, टेकिंग कॉमन A प्लस B प्लस C फ्रॉम कॉलम 2, तो क्या आ जाएगा हमारे पास A प्लस B प्लस C, एक ही बार कॉमन निकाला है हमने, A प्लस B प्लस C कॉमन निकाल दिया, ठीक है। तो क्या आएगा 1 1 1 1 1 1, क्योंकि यहाँ से तो कॉमन निकाल लिया A प्लस B प्लस C पूरे कॉलम से, तो यहाँ बच गया 1 1 1, तो क्या आ गया B प्लस C C प्लस A प्लस B, ठीक है। तो अब देखिए कॉलम 1 कॉलम 2 क्या है, आइडेंटिकल है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा A प्लस B प्लस C मल्टीप्लाई करेगा 0, बिकॉज कॉलम 1 एंड कॉलम 2 आर आइडेंटिकल, क्योंकि दोनों क्या है हमारे पास सेम है। तो सेम है तो हम डायरेक्टली क्या आंसर लिख सकते हैं इसका 0, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आप जरूर कीजिए। तो बाकी क्वेश्चन हम इससे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसके थोड़े से और ऑपरेशंस के साथ क्वेश्चंस, थोड़े से कम्प्लेक्स वेरिएबल के साथ क्वेश्चंस, ठीक है। तो अगर आपको अंडरस्टैंड हो जाए अच्छे से, इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।